एप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर आपने सबसे पहले बात की थी परटर्बेशन थ्योरी की, जहां पर आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को, और उसके बाद आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन को। फिर आप लोगों ने पढ़ा वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, जहां पर आपके पास एक ट्रायल वेव फंक्शन होता है, उसके बाद कुछ वेरिएशन पैरामीटर्स होते हैं, उन टर्म्स के अंदर आप लोग एनर्जी को निकालते हो, फिर उसको मिनिमाइज कर मिनिमम एनर्जी को निकालते हो। उसके बाद अगर आपको क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करना है बॉन्डिंग थ्योरीज का, तो आपको जरूरत पड़ती है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल की, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome back to my channel and this is lecture number 10 of quantum chemistry unit number 2। I hope आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 देख ली होगी। अगर आपने यूनिट 1 कंप्लीट देखी है तो यूनिट 2 भी आपको समझ में आ रही होगी। आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को। यूनिट 1 में आपने जितना भी पढ़ा था आपने पढ़ा था उसको विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन को आप लोग यूज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आइडियल सिस्टम के ऊपर। तो उसके बाद आपने कहा कि अगर आपको रियल सिस्टम को पढ़ना है तो क्या हम लोग उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा कि हाँ हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास आया परटर्बेशन थ्योरी, और परटर्बेशन थ्योरी के अंदर आप लोगों ने रियल सिस्टम को पढ़ा बट विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ही, इसलिए आप लोग परटर्बेशन थ्योरी क्या बोलते हो, एप्लीकेशन बोलते हो श्रोडिंगर इक्वेशन की। उसके बाद आपसे कहा गया कि क्या आप लोग बिना श्रोडिंगर इक्वेशन के अपने किसी क्वांटम पार्टिकल के वेव फंक्शन को निकाल सकते हो, क्या आप लोग उसकी एनर्जीज को निकाल सकते हो, तो आपने कहा कि हम लोग बिना श्रोडिंगर इक्वेशन के भी निकाल सकते हैं। आपके पास उसके लिए होता है वेरिएशन पैरामीटर, एक वेरिएशन प्रिंसिपल आपके पास होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक ट्रायल वेव फंक्शन होता है। उस ट्रायल वेव फंक्शन को आप लोग खुद से चूज करते हो, कुछ बाउंड्री कंडीशन का ध्यान रखते हो और कुछ नोट्स का ध्यान रखते हो, और अपने हिसाब से आप लोग एक ट्रायल वेव फंक्शन चूज कर लेते हो। उसको चूज करने के बाद आप लोग एनर्जी निकालते हो इन टर्म्स ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर, जिन पैरामीटर्स के अंदर आपने वो फंक्शन चूज किया है। उसके बाद आपके पास जैसे ही एनर्जी निकलती है आप करते हो उसको मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद आप निकालते हो ई मिनिमम, और आपकी जो वो ई मिनिमम निकल रही है, जिस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आपने निकाली है, उस पर्टिकुलर स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ये सारी बातें आप लोग अभी तक कर चुके हो। इनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर, या फिर आपके टीफर एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चंस भी आप लोग बड़े आराम से अब कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रियल सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास जो क्वांटम पार्टिकल है उसके पास अब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि आप लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग थ्योरीज होती है उनको आप लोग अब एक्सप्लेन करने वाले हो क्वांटम मैकेनिकली, जिसके लिए आपके पास होता है लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर आपके पास एक ट्रायल वेव फंक्शन होता है, और वो ट्रायल वेव फंक्शन लीनियरली डिपेंड कर रहा होता है वेरिएशनल पैरामीटर के ऊपर। ये सारी बातें आप लोग कर चुके हो। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल लीड्स टुवर्ड्स सेकुलर डिटरमिनेंट। आप जिस प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं उसका लास्ट में सॉल्यूशन जो निकलने वाला है वो एक डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर निकलेगा, और वो डिटरमिनेंट कैसा होता है, वो सेकुलर होता है, यानी कि एक जैसा दिखने वाला होता है। जैसे कि हर जाति के, हर धर्म के जो इंसान होते हैं उन सबके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्या है, सब कुछ सेम है, तो आप लोग वहां पर सेकुलर वर्ड का यूज करते हो, यानी कि हर एक इंसान के लिए, चाहे उसका जाति कोई भी हो या उसके धर्म कुछ भी हो, उन सबके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास वो क्या है, सेम है, कैसा है, सेकुलर है, एक जैसा दिखने वाला है। सेम उस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है वो डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर निकलेगा, और वो एक जैसा दिखेगा, यानी वो कैसा होने वाला है, सेकुलर होने वाला है। वो क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर ए ट्रायल वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। आपके पास फंक्शन में यहाँ पर क्या चूज कर रहा हूँ, साई इज इक्वल टू C1 प्लस का C2 वेयर C1 एंड C2 आर द वेरिएशन पैरामीटर। आपने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रायल वेव फंक्शन हमने चूज कर लिया है C1 इंटू में φ1 प्लस C2 इंटू में φ2। अब आपको पता है कि वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग द अबव वेव फंक्शन है। अगर आपके पास फंक्शन होता है तो आप लोग एनर्जी को कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला भी आपके पास होता है, आपके पास पोस्टफिक्स के अंदर गिवन है। तो फॉर्मूला बस क्या बन जाएगा, साई इंटू में हैमिल्टोनियन इंटू में साई डिवाइडेड बाय साई इंटू में साई। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। पोस्टुलेट नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपको गिवन होता है क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के अंदर। तो फॉर्मूला आपको गिवन है, फंक्शन भी आपके पास है। अब हैमिल्टोनियन आपके पास नहीं है तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फंक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। बस क्या बन जाएगा, C1 इंटू में φ1 प्लस का C2 इंटू में φ2 इंटू में H इंटू में C1 इंटू में φ1 प्लस का C2 इंटू में φ2 इंटू में d टाउ। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया। आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लो, या फिर आप लोग उसको इंटीग्रल की फॉर्म के अंदर लिख लो, बात क्या होती है, सेम होती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को पुट किया है। हैमिल्टोनियन आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर उसको पुट भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, उसमें मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। मैंने C1 φ1 को पहले इस H के साथ मल्टीप्लाई कर इस C1 φ1 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर, बस क्या बन जाएगा, C1 φ1 इंटू
में H इंटू में C151 डी टाउ। उसके बाद क्या करना है, C151 को इस H के साथ इस C252 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएगी ऊपर की तरफ और 4 टर्म आप बन जाएगी नीचे की तरफ। उसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर के अंदर आपके पास यहाँ पर हैमिल्टोनियन रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास हैमिल्टोनियन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर नीचे यहाँ पर हैमिल्टोनियन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही हैमिल्टोनियन होता है। तो ध्यान से आप लोग इसको एक्सपेंड करना। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको एक्सपेंड करोगे, उसके बाद जो C1 और C2 आपके पास जो यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं उसको आप लोग इंटीग्रल से बाहर निकाल लेना। आपके पास कुछ इस टाइप की फॉर्म आ जाएगी, E इक्वल टू C1 का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 51 इंटू में H इंटू में 51 डी टाउ। इस टाइप से यहाँ पर 4 टर्म्स होने वाली है, नीचे भी 4 टर्म्स होने वाली है, कांस्टेंट का लोग बाहर निकाल लो। तो इस टाइप के आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब बार बार आप लोग इसको इस तरीके से ना लिखकर इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखने वाले हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 51 इंटू में H इंटू में 51 डी टाउ। तो मैं इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं H इंटू में 1 H मैंने लिख दिया, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है 1 ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 इंटू में 1 लिख दिया। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसका मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है, जो राइट में लिखा है उसको मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट के अंदर लिखा हुआ है। सेम इस तरीके से अगर आपके पास होगा इंटीग्रल ऑफ 5 डी टाउ, उसको आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग इसको लिखोगे H इंटू में 2 जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको आप लोग लेफ्ट में लिखोगे, जो राइट में लिखा है उसको क्या लिखोगे, लेफ्ट के अंदर लिखोगे। H यहाँ पर तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, H बोल दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर शॉर्ट नोटेशन देने वाले, इसको क्या बोल दोगे आप लोग, H11 बोल दोगे, इसको आप लोग क्या बोल दोगे, H12 बोलोगे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, H21 बोलोगे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, H22 बोलोगे। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक शॉर्ट नोटेशन हो गई। सेम उस तरीके से आपके पास जो यहाँ पर इंटीग्रल्स गिवन है इसको भी आप लोग शॉर्ट नोटेशन देने वाले हो। जैसे कि अगर आपके पास लिखा होता है यहाँ पर 51 इंटू में 51 डी टाउ, तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, इसको आप लोग S से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या वन है, तो आप इसको क्या बोलोगे S11 बोलोगे। अगर आपके पास लिखा होगा 51 इंटू में 52 इंटू में डी टाउ, उसको क्या बोलने वाले हो, S12 बोलने वाले हो। बस ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा S1 मेरे पास क्या बन जाएगा, S12 मेरे पास क्या बन जाएगा, S21 मेरे पास क्या बन जाएगा, S22 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट हैंडेड भी लिख सकते हो, ताकि आप लोग यहाँ पर इसको बाद में अच्छे से याद भी कर पाओ। तो अभी आपके पास हैमिल्टोनियन अभी भी है, बस आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म के अंदर नोटेशन यहाँ पर दे दिया है। अगर आपके पास 5i इंटू में H इंटू में 5j इंटू में डेटा होगा, बस क्या लिखोगे, इसको Hij लिखोगे और इस Hij के अंदर अपने आप से अभी तक हैमिल्टोनियन है जो कि आपको पता नहीं है। तो अभी आपको इस हैमिल्टोनियन को भी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसको आप लोग निकालोगे आगे जाकर। लेकिन अभी आप लोग इसको याद रखो किस तरीके आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सारा रिप्रेजेंटेशन 5i इंटू में H इंटू में 5j क्या बन जाएगा, बस Hij बन जाएगा। सेम उस तरीके का बस 5i इंटू में 5j इंटू में बस बन जाएगा Sij बन जाएगा। बाकी दो नोटेशन भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप लोग याद करना, क्योंकि इस तरीके से ही आप लोग आगे जाकर अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले हो। आपके पास जो एनर्जी एक्सप्रेशन बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो आपके पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा, C1 का स्क्वायर इंटू में H11 प्लस का C1 इंटू में C2 H12 प्लस का C2 इंटू C1 इंटू में H21 प्लस का C2 का स्क्वायर H22। मैंने उसी चीज को बस इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है, H11 का और S11 का। इस तरीके से मैंने यहाँ पर H और S के टर्म का यूज किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर निकालनी होती है E मिनिमम। आप लोग क्या करते हो, आपके पास एनर्जी निकल गई है वेरिएशन पैरामीटर के टर्म के अंदर, तो आप लोग उसको क्या करने वाले हो, आप इसको करने वाले हो मिनिमाइज। तो मिनिमम आप लोग कैसे करते हो, आप लोग उसको जो वेरिएशन पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएशन पैरामीटर है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करोगे। पहले आप लोग उसको एक वेरिएशन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने वाले हो, दूसरे को आप लोग कांस्टेंट मानकर चलोगे। जब आप लोग दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आप लोग पहले वाले को क्या मानकर चलोगे, कांस्टेंट मांगने चलोगे। तो टू गेट ई मिनिमम पुट द वैल्यू ऑफ डेल ई अपॉन में डेल C1 इंटू में आपके पास C2 कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल ई अपॉन में डेल C2 इंटू में C1, यहाँ पर C1 कांस्टेंट रहेगा। पास क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है। जब आप लोग इस डिफरेंशियल को सोल्व करने वाले हो, आपके पास एक इक्वेशन निकलेगी, जिस इक्वेशन को आपको जीरो के बाद पुट करना होता है, और उसके बाद आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेते हो, ई मिनिमम को निकाल लेते हो। तो आपके पास जो इक्वेशन यहाँ से निकलने वाले पास क्या निकलेगी, वो निकलेगी H11 माइनस का ES11 इंटू में C1 प्लस का H12 माइनस का ES12 इंटू में C2। अगर बीच में आएगा बस प्लस भी आएगा, तो बस क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन कहाँ से आने वाली है, इस वाले पार्शियल डिफरेंशियल से आने वाली है। सेम उस तरीके से आपके पास जो ये पार्शियल डिफरेंशियल ये वाला है, यहाँ से बस क्या इक्वेशन आ जाएगी, S21 माइनस का ES21 इंटू में C1 प्लस का H22 माइनस का ES22 इंटू में C2 इक्वल टू 0 आ जाएगी। और इसी इक्वेशन को आगे सोल्व कर आप लोग क्या निकालते हो, ई मिनिमम को निकालते हो। लेकिन ध्यान रखो, आपके पास हैमिल्टन अभी तक गिवन नहीं है, तो आप इसको ऐसा सोल्व नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर कुछ और भी करना पड़ेगा, उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो आपके पास कुछ इस टाइप की आ गई इक्वेशन आ गई। अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। आपके पास जब आप लोगों ने इस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट लिया, तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आई। जब आप लोगों ने इस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट लिया, आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आई, और दोनों इक्वेशन कुछ एक जैसी दिख रही है। और जब आप लोग इसका बनाते हो डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आपस कैसे होने वाला है, एक जैसा ही होने वाला है। इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो, सेकुलर डिटरमिनेंट बोलते हो। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीज इक्वेशंस आर जनरली नोन एज सेकुलर
पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर आपके पास फंक्शन था इज इक्वल टू C1 φ1 प्लस का C2 φ2, आप लोग कह रहे हो कि आपके पास जब आप लोगों ने एक को कांस्टेंट किया, आपके पास जो इक्वेशन आई उससे आप लोग दूसरी इक्वेशन को भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास कैसे दिख रही है, बिल्कुल सिमिलर दिख रही है। तो अगर आपके फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक और टर्म होती C3 φ3, तो जब आप लोग यहाँ पर अपने C3 को कांस्टेंट लेते, वहां जो आपके पास इक्वेशन आती उसको भी अब आप लोग लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास वो कैसी होने वाली है, सेम इसके जैसी ही होने वाली है। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, सेकुलर बोलते हो। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायल वेव फंक्शन हुआ जिसके अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं, 3 पैरामीटर्स होने वाले हैं, तो उसके डिटरमिनेंट को आप लोग डायरेक्टली लिख पाओगे। लेकिन पहले आप लोग ये समझो कि इस इक्वेशन को मैंने इस डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर कैसे लिख दिया। आपके पास यहाँ पर ये 2 इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। इक्वेशन मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ। इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप की आएगी, H11 माइनस का ES11 इंटू में C1 प्लस आपके पास यहाँ पर भी आएगा, प्लस आपके पास यहाँ पर भी आएगा। आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई। आप लोग यहाँ से भी क्या निकालने वाले हो, ई मिनिमम को निकालने वाले, यहाँ से क्या निकालने वाले हो, एक ई मिनिमम को निकालने वाले हो, यानी कि आपके पास 2 वैल्यू आने वाली है इस ई मिनिमम की। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सोल्व ना कर इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक डिटरमिनेंट बना सकता हूं। डिटरमिनेंट आपको कैसे दिखने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर भी एक डंडा लगा देना है, यहां पर एक डंडा लगा देना है, उसके बाद आपको C1 को और इस C2 को आपको यहां पर बाहर लिख देना है। बाहर के बारे में बात करेंगे, इनको आपको बाहर लिख देना है और बीच के इस प्लस साइन को आपको हटा देना है। बस क्या बन जाएगा, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। H11 माइनस का ES1 C1 था, आपको मैंने बाहर लिख दिया। H12 इंटू में ES2 मैंने जो C1 था उसको मैंने बाहर लिख दिया। सेम उसे पास नीचे वाले टर्म भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपको बनाना डिटरमिनेंट। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे आपके पास वो 2 इक्वेशन ही वापस से आ जाएगी। तो उसको आप लोग उस फॉर्म के अंदर लिख लो या फिर इस फॉर्म के अंदर लिख लो, बात क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि इसको सोल्व करना आपको आता है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, बेसिकली अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर कोई डिटरमिनेंट होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ B, यहाँ पर लिख रहा हूँ C, यहाँ पर लिख रहा हूँ D लिख रहा हूँ, और यहाँ पर बस ये डिटरमिनेंट है, मैं C1 है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ C2 लिख रहा हूँ। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको इस A को मल्टीप्लाई करना होता है इस C1 के साथ। आपके पास ये डिटरमिनेंट है, एक आपके पास ये है 2/2 का, एक आपके पास ये है कितने का, आपके पास 1/2 का है। तो आपके पास 2 डिटरमिनेंट है, आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप लोग सबसे पहले करते हो इस A को C1 में मल्टीप्लाई करोगे, पास क्या बन जाएगा, A इंटू में C1 बन जाएगा। उसके बाद आप लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हो, आपके पास क्या करने वाले हो, B को मल्टीप्लाई करोगे C2 पे, क्या बन जाएगा, B इंटू में C2 बन जाएगा। इन दोनों आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, यानी कि इस पूरी रो से इस पूरे कॉलम से आपके पास ये एक टर्म निकल कर आ गई है। उसके बाद आप लोग करते हो सेकंड रो के बाद, कैसे करोगे, आप लोग C को मल्टीप्लाई करने वाले हो, C में क्या बन जाएगा, C इंटू में C1 बन जाएगा। फिर आप लोग D को मल्टीप्लाई करोगे, C क्या बन जाएगा, D इंटू में C2 बन जाएगा। तो क्या कर लो, ऐड कर लो, तो आपके पास यहाँ पर एक और रो इस तरीके से जनरेट हो जाएगी, जो कि मैंने बनाई है यहाँ पर इस रो से और इसी वाले कॉलम से। तो इस तरीके से वापस से आपके पास ये दोनों इक्वेशन ही आ जाती है। बस मैंने यहाँ पर वैल्यूज को क्या लिया हुआ है, ABCD लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या है, H1 इंटू में ES1 और C1 है। तो इसको आप लोग सोल्व करो, बस वही 2 इक्वेशन वापस से यहाँ पर बनकर आ जाएगी। लेकिन मोटी बात यह है कि अगर आप लोग 2 ट्रायल वेव, अगर आपके ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर हैं, C1 और पास C2 है, C1 φ1 है प्लस का C2 φ2 है, तो यहाँ से आप लोग इस डिटरमिनेंट को अब डायरेक्टली किस तरीके से लिखते हो उसको याद कर लो। अगर आपके ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स हो जाएंगे, बस डिटरमिनेंट कैसे बन जाएगा, 3/3 का आपके पास बन जाएगा। अगर आपके पास 2 पैरामीटर बस कैसा था, 2/2 का था, या कैसे बन जाएगा, 3/3 का बन जाएगा। अगर आपके ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर 5 वेरिएशन पैरामीटर हैं, आपके पास डिटरमिनेंट कैसा आएगा, 5/5 का आएगा। तो जितने ज्यादा आपके पास कॉलम या रो होते हैं उतने ज्यादा आपके पास सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी देखा है कि अगर आपके पास 2/2 की डिटरमिनेंट होती है तो उससे 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर आपके पास 3/3 की डिटरमिनेंट होगी तो वहां से 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो उन 3 सॉल्यूशन के अंदर से जो भी एनर्जी की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगी उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो। कैसे निकालते हो बाद में बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास 3/3 की, आपके पास अगर यहाँ पर 3 वेरिएशन पैरामीटर का ट्रायल वेव फंक्शन होगा तो आपके पास 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो आपके पास एनर्जी की भी 3 वैल्यूज निकलने वाली है। इस 3 वैल्यूज के अंदर से आपके पास जो मिनिमम होती है उसको आप लोग ज्यादा एक्सेप्टेबल मानते हो, बाकी आप लोग बाद में ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। अब आपके पास जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है H11 और आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है S11 S12, इसको आप लोग किस तरीके से सोल्व करते हो मैं बता चुका हूं। इसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। आपका जो H11 है इसके अंदर हैमिल्टोनियन अभी तक है, आपका जो H22 है इसके अंदर भी हैमिल्टोनियन, आपके पास यहाँ पर क्या है, सबके अंदर हैमिल्टोनियन है। सेम उस तरीके से आपके पास यहाँ पर S12 है, आपके पास यहाँ पर क्या है, S11 है, इसकी वैल्यूज भी अभी तक आपको नहीं पता है। लेकिन अगर इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप लोग यहाँ पर S11 को 1 मानकर चलने वाले हो और S12 को 0 मानकर चलने वाले हो। ये मैंने आगे नोट्स में लिखा भी हुआ है, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपको वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप इसको यही मानकर चलोगे। इसको आप लोग बाद में प्रूव भी कर सकते हो ऑर्थोगोनैलिटी को लेकर। तो अगर आपके ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर 2 वेरिएशनल पैरामीटर हैं आप लोग डिटरमिनेंट बना सकते हो। अगर आपके ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर 3 वेरिएशनल पैरामीटर हैं आप लोग डिटरमिनेंट बना सकते हो। सेम उस तरीके से अगर आपके ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर n वेरिएशनल पैरामीटर हो जाएंगे, यानी फंक्शन आपस क्या बन जाएगा, साई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ci phi i। आपके पास वैल्यू कहां है, 1 से मैंने क्या ले लिया, n तक ले लिया। तो तब आपके पास जो डिटरमिनेंट बनेगा वापस कैसा बनने वाला है, n क्रॉस n वाला बनने वाला है। और आपके पास यहां पर क्या आएंगे, एनर्जी के n सॉल्यूशन आएंगे और इन n सॉल्यूशंस के अंदर से
से आपके पास जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसको लोग क्या ले लेते हो, एक्सेप्टेबल ले लेते हो। और आपके पास जो डिटरमिनेंट जैसे दिखा आपको कुछ इस टाइप का डिटरमिनेंट दिखने वाला है, H11 माइनस का ES11 आपके पास सबसे पहले क्या होता है, बस सिर्फ और सिर्फ 1 डोमिनेट करता है, तो 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 2, 1 इंटू में 2, 1 इंटू में 3, 1 इंटू में 3, 1 इंटू में 4, 1 इंटू में 4, तो इस तरह क्या कर सकते हो, 1 इंटू में n इंटू 1 इंटू में n आप लोग यहाँ तक पहुंच सकते हो। सेम तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2, आपके पास यहाँ तक क्या बन जाएगा, 2 इंटू में n और 2 इंटू में n। तो इस तरीके का बन जाएगा डिटरमिनेंट n बाय n आपके पास रो कॉलम होने वाली है। और आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी की टर्म आएंगे आपके पास यहाँ पर क्या निकलने वाली है, n एनर्जी निकलेगी, जो मिनिमम होगी उसका आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हो, उसका आप लोग क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल भी मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, HI के पास क्या होने वाला है, HII क्या होने वाला है, SII क्या होने वाला है, और पास SIJ क्या होने वाला है। यानी कि अब अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा ट्रायल वेव फंक्शन भी होगा तो उसको भी आप लोग एज ए डिटरमिनेंट दिखा सकते हो। अब डायरेक्टली आपको सिर्फ वो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, मैथमेटिकली वो बहुत ईजी होता है, उसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकुलर डिटरमिनेंट्स गिव्स n वैल्यू या फिर n रूट भी आप लोग बोल सकते हो ऑफ एनर्जी। आपके पास जो एनर्जी है वो सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का, सब लोग क्या बोलते हो, रूट भी बोलते हो कि आपके पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या क्या है। तो बेसिकली आप लोग क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा डिटरमिनेंट का, आपके पास की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, n वैल्यूज निकलने वाली है। आपके पास कॉलम कितने हैं, n है, रो कितने आपके पास n है, तो आपके पास इक्वेशन कितनी आएगी, n आएगी, और आपके पास इक्वेशन n है तो उसके n ही आपके पास रूट होने वाले हैं। जितनी भी एनर्जी इसकी वैल्यू आएगी उसके सबसे कम वैल्यू आप कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई, जैसे कि ईच स्टेट हैव एनर्जी हायर देन द ट्रू एनर्जी बट इन वेरिएशनल थ्योरम मिनिमम एनर्जी। बेसिकली आपके पास जितनी भी यहाँ पर एनर्जी निकलने वाली है, आपने कहा है कि आपके डिटरमिनेंट के अंदर n कॉलम है, n रो है, वहां से n इक्वेशन जनरेट होगी, हर एक इक्वेशन की एनर्जी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो जितनी भी आपके पास वैल्यूज होने वाली है वो सारी की सारी पहली बात तो एग्जैक्ट से तो बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये आपका रूल होता है वेरिएशनल थ्योरम का कि आप जो एनर्जी निकालोगे ट्रायल फंक्शन को लेते हुए वो आपके पास हमेशा एग्जैक्ट से क्या होने वाली, ज्यादा होने वाली है। तो ये सारी की सारी सबसे पहले आपके पास क्या होने वाली, ट्रू से ज्यादा होने वाली। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ईच स्टेट हैव एनर्जी हायर देन द ट्रू एनर्जी, ट्रू से हमेशा क्या होने वाली, वो ज्यादा ही होने वाली, बिकॉज इन वेरिएशनल थ्योरम आपके पास क्या निकालते हो आप लोग, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहे होते हो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी गिव्स द वैल्यू ऑफ वेरिएशन एनर्जी, उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसको लोग क्या कर लेते हो, चूज कर लेते हो, उसको क्या बोलते हो, वेरिएशन एनर्जी भी बोलते हो। एंड द हाईएस्ट सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ एनर्जी गिव्स द वैल्यू ऑफ अपर बाउंड एनर्जी, और जो उसके अंदर से हाईएस्ट होगी सब लोग क्या बोलने वाले हो, अपर बाउंड एनर्जी बोलने वाले हो। अब इन एनर्जीज को आप लोग कैसे निकालते हो, आप लोग सबसे कम वाली को कैसे निकालोगे, ज्यादा वाली को कैसे निकालोगे। आपका जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर अभी तक हैमिल्टोनियन है, तो उस हैमिल्टोनियन को आप लोग कैसे बाहर निकालोगे, उन सब के बारे में लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, लेक्चर आपको पसंद आए वीडियोस को आप लोग लाइक कर सकते हो। एंड यस, आपको बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।